हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आज हमारा वीडियो पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पास जा चुका है, तो जिसमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आज अंतिम है। इसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 के अंतर्गत आप जो है विदेशी विवरण, फॉरेनर अकाउंट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विदेशी विवरण में जो लेखक आए थे, जो यात्री आए थे, उन्होंने भारत में यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ों को देखा। यहाँ के राजनीतिक दशा कैसा था, यहाँ पे सामाजिक दशा कैसा था, यहाँ के राजाओं का साम्राज्य विस्तार कैसा था, क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उन सभी के संदर्भ उन्होंने विस्तार से लिखा। तो जो विदेशी विवरण यानी विदेशी यात्री जो आए थे, उन्हीं के विवरण को फॉरेन अकाउंट्स या विदेशी विवरण के अंतर्गत रखा गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस पर आपके साहित्यिक विवरण के संदर्भ में 4 वीडियो आपके बन चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये आपका पार्ट 4 है। 3 वीडियो जा चुका है। आपके जो है विवरण वीडियो के जो है लिंक आपके दिए जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का आप लिंक के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज आपका ये साहित्यिक स्रोत पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विदेशी विवरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मैटर हैं जिनके माध्यम से हम भारतीय इतिहास के प्राचीनतम स्रोत के रूप में, इनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। यानी प्राचीन इतिहास की जानकारी में इन स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों एवं लेखक, 2 चीज़ें हैं इसमें। कुछ यात्री भी थे, कुछ लेखक भी थे। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में रखा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। फर्स्ट है यूनानी और रोमन लेखक, सेकंड है चीनी लेखक और थर्ड है अरबी लेखक। तो प्राचीन इतिहास के जो विदेशी विवरण हैं, विदेशी विवरण को 3 पार्ट में रखा गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस तरह से आप यूनानी और रोमन लेखक हैं, चीनी लेखक हैं और अरबी लेखक हैं। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यूनानी और रोमन लेखक का अध्ययन करेंगे। इन दोनों देशों के जो लेखकों ने, सबसे प्राचीन कौन हैं? हेरोडोटस हैं और दूसरे कौन हैं? टीसीएस हैं। तो इनके वृत्तांत हैं, यानी इन दोनों यात्रियों के क्या हैं? वृत्तांत हैं। हेरोडोटस के इतिहास का जो जनक कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हेरोडोटस, हर विषयों के अपने एक जनक होते हैं, पितामह होते हैं। तो हेरोडोटस जो है क्या है? इतिहास के कौन हैं? इन्हें जनक का संज्ञा दी गई, यानी इतिहास के जनक का नाम दिया गया है। कि इतिहास के जनक, एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इनकी रचना का नाम है हिस्टोरिका। अब हिस्टोरिका में जो विवरण है, जो भी यात्री भारत आते थे, अपनी रचनाओं में भारतीय संदर्भ में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विविध तथ्यों की जानकारी अपने विवरण में लिखते थे और इन्हीं के माध्यम से हम अपने इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गए? इतिहास के स्रोत हो गए, यानी इन्हीं के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिस्टोरिका में क्या उल्लेख मिलता है? भारत और फारस देश से उसके संबंधों का वर्णन मिलता है, यानी दोनों देशों के संबंध कैसे थे, किस तरह से व्यापारिक गतिविधियां थी, कैसे आवागमन था, कैसे दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनके संबंधों का विवरण इनके माध्यम से प्राप्त होता है। यानी हिस्टोरिका जो हेरोडोटस की जो रचना है, इनके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में है नियार्कस है, आनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलास है। ये सिकंदर के क्या हैं? समकालीन है, यानी ये सभी लेखक जो है सिकंदर के समकालीन हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में ये लेखक कौन, सिकंदर के कौन समकालीन थे? तो ये ऑप्शन हो सकता है और कोई और रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। तो सही ऑप्शन आप जानते रहें कि नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलास कौन थे? सिकंदर के क्या थे? समकालीन लेखक थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में, अब डियर स्टूडेंट, इसमें आपको महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इन्हीं बिंदुओं को आप नोट्स बनाएंगे कि ये सिकंदर के समकालीन थे। और ये आगे चल करके जो सिकंदर के बाद के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज। तो सिकंदर, इस रूप में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिकंदर के बाद के लेखक कौन थे, यानी मेगास्थनीज कौन था, समकालीन था या फिर बाद का लेखक था। तो आपको लर्न रखना है कि सिकंदर की ये बाद का लेखक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
समथिंग 1 दशक तक रहा और 1 दशक तक रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक जीवन पे, उसके राजधानी पाटलिपुत्र के विषय में एकदम सजीव विवरण प्रस्तुत करता है। सजीव का मतलब इस तरह से, जैसे आप बुक्स को पढ़ेंगे, उसके मैटर को पढ़ेंगे तो ऐसा आपको फील होगा कि जैसे सारी घटनाएं, राजा कैसा था, उसके उत्तरदायित्व क्या था, पाटलिपुत्र नगर कैसे बसा हुआ था, लोग कैसे रहते थे, सैनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, पूरा सजीव चित्रण वो अपनी रचना में उल्लेख करता है अपनी इंडिका में। और इस तरह से उसकी इंडिका जो है, जो रचना है, इस तरह से लिखा गया है कि लगता है जैसे आप अपनी आँखों से उन चीज़ों को देख रहे हों। तो यानी वो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और ये कौन था, इसके संदर्भ में जानेंगे। तो मेगास्थनीज जो है यूनानी राजा, सेलुकस का राजदूत था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज, जो ब्रीफ इंट्रो, कभी कभी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन था, तो यूनानी राजा थे, शासक था सेलुकस। और सेलुकस का क्या था, ये राजदूत था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी रचना का नाम इंडिका है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 1 दशक तक रह करके यहाँ की घटनाओं के विषय में विस्तृत विवरण लिपिबद्ध करता है। किसमें करता है, इंडिका में। इसकी रचना का नाम इंडिका, और इंडिका में ये अपनी रचना के में भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन करता है। तो विस्तार से हमें भारतीय मौर्य वंश के विषय में हमें इसकी रचना के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में है डाइमेकस है, सीरियन राजा अंतियोकस का राजदूत था। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। सीरियन राजा अंतियोकस का क्या था, ये राजदूत था। अब ये बिंदुसार के दरबार में, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदुसार के दरबार में रहा। इसी क्रम में है डायनोसियस, जो मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में सम्राट अशोक के दरबार में रहा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, इसको आप नोट्स में लिखेंगे कि डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में भारत आया था और किसके दरबार में रहा, ये सम्राट अशोक के दरबार में रहा। नेक्स्ट इसी क्रम में है यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस। इसके विषय में इसके लेखक अज्ञात हैं और इस रचना के माध्यम से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस। लेखक अज्ञात है और ये रचना जो है यूनानी ग्रंथ है, यानी ये यूनानी रचना है। और ये जो रचना जो है 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है कि उसमें भारतीय बंदरगाह कौन कौन से थे, कैसे व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती थी। तो इस तरह से पेरिप्लस ऑफ द इरिथियंस जो लेखक अज्ञात है 80 से 115 ईस्वी का विवरण जो है इस रचना में, यानी इसका टाइमिंग जो है 80 से 115 ईस्वी है और भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। इसी क्रम में हम लोग प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसका विवरण के संदर्भ में भारतीय पशु, पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यानी प्लिनी की जो रचना है नेचुरल हिस्टोरिका, इसके माध्यम से भारतीय पशु, पेड़ पौधों और भारतीय खनिज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे चीनी लेखक। अब चीनी लेखक में फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग ये प्रमुख चीनी यात्री थे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, विकल्प में रहता है निम्न में से कौन से चीनी यात्री हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरह से जानते रहेंगे तो फाहियान है, वेनसांग है और इत्सिंग है, ये प्रमुख चीनी यात्री थे। अब इसी क्रम में फाहियान है, ये 5वीं सदी में भारत आया था। ये डेट आपको लर्न रखनी है, किस सदी में, 5वीं सदी में, और यह 12 वर्षों तक भारत में रहा। तो इस तरह से फाहियान। वेनसांग इसी क्रम में अध्ययन करेंगे। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, फला चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, यही आपको लर्न रखना है। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया 630 ईस्वी में और ये 16 वर्षों तक भारत में रहा। विवरण इसका क्या है कि विवरण जो भारतीय विवरण देता है बौद्ध धर्म और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। यानी उस समय समाज कैसा था, राजनीतिक दशा कैसी थी, समाज में वहाँ की संस्कृति कैसी थी, रहन सहन कैसा था, लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, इसके विषय में विस्तार से उल्लेख करता है। इसी क्रम में इत्सिंग है। इत्सिंग चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में आता है, एग्जाम में कि चीनी यात्री भी था और बौद्ध भिक्षु था। ये 675 ईस्वी में सुमात्रा के रास्ते समुद्री मार्ग से भारत आया था। देवी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि सुमात्रा के रास्ते से समुद्री मार्ग से भारत आया था और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और यहाँ पे 691 ईस्वी में भारत तथा
मलय द्वीपपुंज जो उसकी रचना के नाम है में बौद्ध धर्म विवरण का उल्लेख मिलता है, यानी बौद्ध धर्म दूरदर्शन है, बौद्ध धर्म के विषय में विस्तार से उसका उल्लेख करता है। इसकी रचना का क्या नाम है? भारत तथा मलय द्वीपपुंज। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे भी प्रकाश डालता है। भारत की ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में अरबी लेखक हैं। अरबी लेखक में सुलेमान हैं, अल-बरूनी हैं, अल-मसूदी आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में सुलेमान हैं जो 9वीं सदी के मध्य यानी 9वीं सदी के मध्य ये कहाँ पे आया था? भारत आया था। और इसके इसने विवरण में क्या उल्लेख करता है? पाल प्रतिहार राजाओं का। जैसा कि आप जानते हैं पाल वंश, प्रतिहार वंश ये दक्षिण भारतीय शासक हैं और दक्षिण भारतीय राजनीति में किस तरह से क्या क्या गतिविधियां होती हैं, राजाओं का कैसे संघर्ष चलता रहता है, उन सभी का ये विस्तार से इसका उल्लेख करता है। तो दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख करता है ये। इसी क्रम में अल-मसूदी है। टाइमिंग इसका है 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। राष्ट्रकूट राजा भी दक्षिण भारतीय शासक है और इसके विषय में भी विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसी क्रम में अल-बरूनी है। इनका पूरा नाम अबू रिहान अल-बरूनी है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महमूद गजनवी के समकालीन था ये, महमूद गजनवी के समकालीन था। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अल-बरूनी कौन था? तो महमूद गजनवी का समकालीन। इसकी रचना है तहकीक-ए-हिंद, इसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है और ये भारत के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसी क्रम में इब्न बतूता है। इसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल इब्न बतूता, ये पूरा नाम इसका है और ये 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया। विवरण में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में रोचक जानकारी प्रदान करता है। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और इस पद पे वे 7 वर्ष तक रहा। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने चीन के बादशाह के पास इसे अपना राजदूत बना करके चीनी से भेजा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने विदेशी विवरण के संदर्भ में अध्ययन किया फॉरेन अकाउंट्स में कि विदेशी विवरण के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण हैं, ये लेखक हैं जो भारत के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें पुरातात्विक स्रोत होंगे। आज साहित्यिक स्रोत हम लोगों का समाप्त हो गया। तो भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में 4 पार्ट वीडियो हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।